यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। शनाया कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि जो विक्की कुछ दिनों पहले तक शौर्य के कहने पर शनाया की जान भी लेने के लिए भी तैयार था, वो एकदम से शनाया से घबरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था। दूसरी तरफ शनाया के पीछे खड़े आहान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे मानो वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। आहान को विक्की भाई से ऐसे बिहेवियर की उम्मीद थी, इसलिए आहान कुछ भी किए बिना चुपचाप खड़ा रहा। विक्की भाई शनाया के सामने नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। मिस शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई थी। अगर मुझे इस बात की जरा भी खबर होती तो मैं गलती से भी ये सब नहीं होने देता। विक्की भाई ने बहुत ही ईमानदार लगते हुए शनाया से माफी मांगी। विक्की भाई जैसे इंसान के रूप में बने हैवान की इस माफी को सुनकर सिर्फ प्रेम और उसके दोस्त ही नहीं, खुद विक्की के आदमी भी दंग रह गए थे। इतना ही नहीं, रुपल का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। क्या ये वही विक्की भाई था जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक एरोगेंस नजर आ रहा था और अब वो शनाया के सामने इस तरह माफी मांग रहा था मानो शनाया के हाथों में उसकी जान थी। विक्की भाई की मजबूरी को उसके अलावा और कौन समझ सकता था। विक्की भाई ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अब तक आहान ने कुछ नहीं कहा है, इस बात का मतलब है कि मैंने उसे नाराज नहीं किया है। अच्छा हुआ कि मैंने सबके सामने इस तरह दिखावा किया कि मैं आहान को नहीं जानता, वरना पता नहीं आज मैं जिंदा रह पाता या नहीं। बस सब कुछ सही से हो जाए। ये बेवकूफ गजेंद्र, इसकी वजह से मैं फिर से अपनी मौत को अपने सामने देख रहा हूँ। आगे विक्की भाई ने कहा, मिस शनाया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरे और मेरे साथियों की वजह से आपके दोस्तों को इतना जख्मी होना पड़ा, मगर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा, पारस अग्रवाल और राज बेदी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आगे विक्की भाई ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, और हाँ मिस शनाया, ये गजेंद्र बहुत ही बड़ा वाला बेवकूफ है। इसकी आस हरकतों की वजह से आपको और आपकी दोस्त को घबराना पड़ा। वैसे तो इस नालायक गजेंद्र की गलती की मैं चाह कर भी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको जो भी टेंशन और इरिटेशन हुई है उसके बदले में मैं आपको 50 लाख रुपए भेज दूंगा, प्लीज उसे कम मत समझिएगा। ये कहकर विक्की ने नजरें चुराकर आहान की तरफ देखा। विक्की भाई ने कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए कहा, लगता है कि ये मेयर का बेटा और उसके दोस्त आहान के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं है, वरना आहान इनको ऐसे मार खाते हुए नहीं देखता। खैर जाने दो, अच्छा ही है मेरे थोड़े पैसे बच गए। विक्की भाई के दिल में चल रही बातों से अनजान शनाया ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? विक्की भाई शनाया के इस सवाल के पीछे का मतलब समझ गया। वो जानता था कि आगे शनाया उससे पैसे लेने से मना कर देगी। इसलिए विक्की भाई ने उसे टोकते हुए कहा, मिस शनाया, आप ज्यादा सोचकर परेशान मत होइए, मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। थोड़ी ही देर में पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर शनाया की किसी बात को सुने बिना ही विक्की भाई वहां से चला गया। गजेंद्र अपने बॉस की नाराजगी से घबरा रहा था, तो उसने भी रुपल और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और जल्दी में विक्की भाई का पीछा करने लगा। बाकी आदमी भी प्राइवेट रूम के बाहर चले गए और बच्चे कुचे 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। जब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में शनाया, आहान और रुपल ही बचे हुए थे, तब शनाया कुछ रिएक्ट कर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रुपल की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, वो विक्की भाई तुमसे इतना क्यों डरता है? तुम्हें देखने के बाद तो उस विक्की भाई के होश ही उड़ गए थे। रुपल के इस सवाल को सुनने के बाद शनाया एक कुर्सी पर बैठ गई और एब्सेंट माइंडेड होकर बोली, रुपल, अगर मैं ये कहूं कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूं कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया था। ये सुनने के बाद रुपल ने पूछा, तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विक्की भाई के बारे में सब कुछ बताओ, ये क्या चैप्टर है? शनाया ने रुपल को प्लाजा बा में हुई हर एक बात बता दी। उन सब बातों को याद करते हुए शनाया एक बार फिर से सहम गई थी।
उस दिन की बात और आज जिस तरह का बिहेवियर विक्की भाई का था, उन दोनों चीजों के बारे में सोचकर रुपल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। बहुत सोचने के बाद भी रुपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। इस बारे में सोचते हुए रुपल ने मन ही मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया कह रही है कि उस दिन प्लाजा बा में पुलिस के आने की वजह से सब कुछ रुक गया था, और उस दिन के बाद आज जब शनाया और विक्की एक दूसरे से मिले तो विक्की भाई के सारे तेवर कहीं गायब ही हो गए थे। जो गुंडा शहर के मेयर से ही नहीं डरता, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और केस के डर से शनाया के सामने भीगा बिल्ला कैसे बन सकता है? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचने के बाद रुपल ने एक नज़र आहान की तरफ देखा और आंखों में एक अजीब तरह का डाउट लेकर कहा, सुनो आहान, क्या तुम विक्की भाई को जानते हो? ये एक औरत का सिक्स्थ सेंस था जो रुपल को ये कह रहा था कि विक्की भाई के बदले तेवर का आहान से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर था। मगर आहान ने ये सवाल सुनने के बाद अपने कंधे उचका कर कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूं, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है भला? आहान ने अपनी बात इस तरह कह रही थी कि शायद ही कोई उसकी बात पर शक कर पाता। वो बहुत अनजान बनकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि विक्की भाई का नाम उसने पहली बार सुना था। मगर रुपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, क्या सच में? मगर आहान कौन था? क्या वो इतना बेवकूफ था कि इस बात को यूं ही मान लेता कि अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने विक्की भाई जैसे बिग शॉट गुंडे का हाथ भी तोड़ दिया था? आहान ने हेल्पलेस लगते हुए रुपल से कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर उस विक्की भाई से ही पूछ लो। सिर्फ रुपल ही नहीं, शनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर शनाया के इस अंदाजे में कोई भी लॉजिक नहीं था। जैसे कि आहान ने कहा था, आहान एक नॉर्मल इंसान था जिसका स्पॉटलाइट से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी गुंडे को पर्सनली कैसे जान सकता था? ये सोचकर शनाया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था, लेकिन रुपल को आहान पर शक करने से छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिशी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने से रोका भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक मैंने भी आहान को बुजदिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था? ये सब कोई इत्तेफाक है या सच में मेरा इंट्यूशन सही तरफ जा रहा है? रुपल ने फिर से खुद से ही सवाल करते हुए कहा। दूसरी तरफ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद गजेंद्र ने जल्दी से विक्की भाई को अप्रोच किया। सॉरी भाई, मेरा आपको किसी मुसीबत में डालने का कोई इरादा नहीं था। विक्की खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए गजेंद्र को डांट लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। जो जरूरी था वो ये कि विक्की भाई जल्दी से जल्दी इस होटल से बाहर निकल पाता। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र की माफी को नजरअंदाज कर दिया। गजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वैसे वो लड़की क्या नाम था? हाँ शनाया, क्या वो किसी बड़े बैकग्राउंड से आई है? आप उसे देखकर इतने नरमी के साथ क्यों पेश आ रहे थे? ये सवाल सुनने के बाद विक्की भाई ने सीधा जवाब देकर कहा, नहीं वो लड़की किसी खास बैकग्राउंड से नहीं आई है, लेकिन जो लड़का उसके बैकग्राउंड में खड़ा था ना, वो कोई आम लड़का नहीं है, बहुत तगड़ा बंदा है वो। अगर आगे से कभी वो लड़का दिखे तो भाग जाना, उसके सामने जाने की हिम्मत भी मत करना। विक्की भाई की आंखों में झलक रहे डर को देखकर गजेंद्र कंफ्यूज हो गया। उसने एक और सवाल करते हुए कहा, भाई उसने ऐसा क्या किया है? इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई ने अपने हाथ पर लगे फ्रैक्चर की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, ये दिख रहा है। उस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया उस दिन। अगर आहान की बीवी वो शनाया बेहोश ना हुई होती और उसे बचाना जरूरी ना होता तो शायद मैं जिंदा भी ना बच पाता। विक्की भाई की बात सुनने के बाद एक डर की लहर गजेंद्र के दिल में भी उठ गई। थैंक यू भाई, अगर आपने सही वक्त पर मुझे नहीं रोका होता तो वो लड़का मेरा भी हाथ तोड़ देता। विक्की भाई ने जब ये बात सुनी तो उसका गुस्सा खत्म हो गया। विक्की भाई समझ सकता था कि उस आहान के डर से किसी की हालत कैसी हो सकती थी। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कोई बात नहीं, अब आगे से ख्याल रखना, ऐसी किसी मुसीबत को खुद ही गले मत लगा लेना जो तुम्हें आगे जाकर तकलीफ पहुंचा सकती है, समझ गए? गजेंद्र ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी और विक्की भाई गजेंद्र और अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से चला गया। शनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोरबेल बजने लगा। शनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या मॉम शाम में नहीं आने वाली थी? जल्दी कैसे आ गई? आहान को भी कुछ पता नहीं था। उसने कंधे उचकाते हुए शनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, शायद मॉम कुछ भूल गई होंगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया।
जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विक्की भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। क्या विक्की भाई ने बदला लेने के लिए किसी को यहाँ भेजा था? आहान ने बिना कुछ कहे बस सवालिया अंदाज से उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने घबराते हुए कहा, सर वो विक्की भाई ने ब्रीफ केस भेजने के लिए कहा था। विक्की भाई की तरफ से एक बार फिर से सॉरी, ये लीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफ केस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफ केस की तरफ घूर कर देखा मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और फिर उस ब्रीफ केस के दरवाजे पर रख कर वहां से चला गया। आहान को ये जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी शनाया ने वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन आया था? आहान ने दरवाजे से लगे ब्रीफकेस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए शनाया से कहा, विक्की भाई की तरफ से ये ब्रीफकेस आए हैं। शनाया ने आहान का पीछा करते हुए उसी कहा, क्या है इस ब्रीफकेस में? मुझे ये विक्की भाई नामी इंसान कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। ये जो कुछ भी करता है उसमें मुझे सब कुछ वियर्ड ही लगता है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफकेस खोल दिया। जब आहान और शनाया ने उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी था उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल? शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सामने खड़े आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विक्की भाई सच में पागल हो गया है क्या? उसने बिना सोचे समझे इतना सारा कैश हमारे घर क्यों भेज दिया? उस ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए कैश थी, जैसा कि विक्की भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। वैसे शनाया, अब आपने क्या करने का सोचा है? शनाया के तो होश उड़े हुए थे। उसने पैनिक करते हुए कहा, आहान, हम ये नहीं ले सकते। हमें इस पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विक्की भाई ने ये पैसा किसी की जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब शनाया की ये बात सुनी तो उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सच में शनाया कितने साफ दिल की लड़की थी। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया। मगर जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद करने के लिए उसे हाथ लगाया, शनाया की नज़र एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नज़र देखा और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूँ आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूँ तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफ़ी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगी। विक्की भाई। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विक्की भाई को पैसे दिए थे, शनाया का ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है, अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं। हमारा भी तो नुकसान हुआ है। ये सुनकर आहान ने हामी भर दी और कहा, आपका जो भी फैसला है मैं आपके साथ हूँ। आहान मन ही मन में विक्की भाई के होशियारी की तारीफ कर रहा था। आखिरकार एक छोटी सी नोट से ही उसने शनाया का फैसला बदल दिया था। कुछ सोचने के बाद शनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रखेंगे और बाकी के आधे मतलब 25 लाख रुपए को दे देंगे, ओके? आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने में लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। आज शनाया ने बहुत डेस्परेट होकर ये फैसला किया था कि उसे अपने और आहान में रिश्ते को आगे बढ़ाना था। इसलिए उसने कोई बहाना सोचा और आहान के रूम में आ गई। आहान सवाल करते हुए बोला, शनाया, आप यहाँ? क्या हुआ है? शनाया ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में बिहेव किया, मानो वो तो बस ऐसे ही आहान के कमरे में आई थी। क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? इस सवाल को सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप जब चाहे यहाँ आ सकती है। आहान ने ऐसा कहा तो शनाया बेफिक्र होकर आहान के बेड पर बैठ गई। शनाया अब वहां कंफर्टेबल हो गई थी तो आहान का ध्यान अपने कमरे की तरफ गया, जहां उसके शर्ट्स, टॉवल और कुछ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। आहान ने जल्दी जल्दी से उन्हें सही करना शुरू कर दिया। आहान को इतना रेस्टलेस होते हुए देखकर शनाया ने मन ही मन में कहा, क्या सच में आहान को मेरे यहाँ होने से इतना फर्क पड़ रहा है? ये जानकर मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। एक मिनट, लेकिन रुपल तो कह रही थी कि आहान को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद वो सही कह रही थी।
वरना मेरे यहाँ होने से आहान का ध्यान सफाई और उस टावल पर तो नहीं जाता। तो यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। क्या सच में मुझे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है? ये आहान तो मुझे एक नज़र देख भी नहीं रहा। ये सोच सोच कर शनाया बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ आहान को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। उसने अपने शर्ट को अलमारी में रखते हुए अपने आप से ही कहा, आज शनाया को क्या हो गया है? क्या वो किसी वजह से है आई है? जब भी शनाया सोने से पहले मुझसे मिलने आती है मेरी नींदें उड़ जाती है। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। 15 मिनट बीत गए लेकिन उस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अब आहान और शनाया के बीच का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। आहान बेड के सामने खड़ा था। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान वो विक्की भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए है। क्या किया जाए? दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। 15 मिनट बीत गए लेकिन उस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अब आहान और शनाया के बीच का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। आहान बेड के सामने खड़ा था। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान वो विक्की भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए है। क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया अगर आप चाहे तो कुछ खरीद सकती है, या कहीं इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर सेविंग भी कर सकती है। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूँ। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रुपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों से कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया अगर आप चाहे तो कुछ खरीद सकती है, या कहीं इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर सेविंग भी कर सकती है। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूँ। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रुपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों से कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहान को हर कोई नीचा दिखा रहा था, मगर फिर भी सिर्फ शनाया के लिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था। शनाया को इस बात का एहसास हो गया कि शादी के पहले दिन से ही आहान एक डेडिकेटेड हस्बैंड रहा था, लेकिन खुद शनाया को ये बात समझने में 3 साल लग गए थे। मगर अब शनाया ने अपना मन बना लिया था कि वो भी आहान के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनकर रहेगी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कराते हुए कहने लगी, आहान मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखो तुम अभी हाँ कह रहे हो, बाद में मना मत करना। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसे से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे। ऑडी या फिर BMW, जो तुम्हें पसंद आए। शनाया की ये बात सुनकर आहान दंग रह गया। उसने शनाया से ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं की थी। आहान ने बस एक ही शब्द कहा, क्या? आहान की हैरानी भी अपनी जगह सही थी। रोजवुड स्प्रिंग वाले बेंगलोर के सामने एक फरारी खड़ी थी। अगर वो चाहता तो मिस्टर विक्रम से कहकर एक का पूरा शोरूम खरीद सकता था, लेकिन शनाया जिसने आज तक आहान को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था वो अचानक से उसके लिए कार खरीदना चाहती थी। आहान के ऐसे एब्सेंट माइंडेड एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया ने उससे कहा, देखो आहान अब ये डिसाइड हो गया है। तुमने कहा था कि तुम मना नहीं करोगे। शनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था कि वो आहान के लिए कार खरीदना चाहती थी। मगर आहान ने उससे कहा, शनाया इस सब की क्या जरूरत है? मैं का क्या करूंगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब आहान अपनी बात कह ही रहा था कि शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहान की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहान क्या कह सकता था? उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ये सुनते ही शनाया ने कहा, तो फिर तय रहा कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद शनाया आहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आहान बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आहान ने अपने आप से ही कहा, ये फीलिंग मुझे कई सालों के बाद आ रही है। कुछ दिनों पहले मुझे सारा फैमिली बिजनेस मिल गया, मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार है, दुनिया की सबसे कमाल की स्पोर्ट्स का भी है, इतना पैसा है कि जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। लेकिन उन सब चीज़ों ने मुझे कोई खुशी नहीं दी। लेकिन आज जब शनाया ने मुझे कोई गिफ्ट देने का कहा तो बहुत अजीब सी खुशी हुई। वैसे खुशी जैसे मॉम मेरे लिए बलून्स लेकर आती थी तब होती थी।
शनाया ने मेरे बारे में सोचा, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि शनाया को मेरी बाइक से एम्बैरेस्ड फील होता है, लेकिन वो मुझे खुश देखना चाहती है, इसलिए वो ये कार खरीदना चाहती है। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा खुश नसीब इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज आहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, शनाया और आहान का खरीदने के लिए ऑडी के शोरूम में चले गए। शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी से मैच करती हो। जेंटल लेकिन स्ट्रॉन्ग। बाहर से भले ही लग्जूरियस लुक हो, मगर का अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कॉलीग के पास जाते हुए उस सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, इन मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है, जरा देखो उसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आ रही है, ये बात वो डिजर्व ही नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। ये बातें जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने कॉलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सभी कुछ कम हैंडसम नहीं है। वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकते हैं, और ये उन हस्बैंड और वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? उन्हें हमारी सबसे बेस्ट का दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली शनाया सैटिस्फाइड लगने लगी। जैसे कि वो चाहती थी, ये ब्लैक ऑडी उसे बहुत ही एलिगेंट वाइब दे रही थी, जैसे कि आहान देता था। शनाया ने एक बार आहान से पूछा। हमेशा की तरह आहान शनाया के डिसीजन में उसके साथ था। तो शनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं। क्या हमें ये आज मिल सकती है? वो सेल्स पर्सन लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने आहान और शनाया से कहा, आज क्यों? आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए। आधे घंटे में ये कार आप ले जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था, क्यों ना होता ये शनाया की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट जो था। शनाया ने आहान से कहा, तो चले। शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और वो मैसेज खोलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रुपल को सेंड किया था, तो वो कह रही है कि नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। शनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओ गॉड, मेरे तो गाल लाल हुए जा रहे हैं। आज तो मैं आहान से बात करके ही रहूंगी। शनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों? मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक दबा दिया था। एकदम से कार को रोकने की वजह से जोर की आवाज गूंजी। शनाया ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। आहान का भी हाथ खुद ब खुद शनाया के आगे किसी शील्ड की तरह बढ़ गया। शनाया ने आंखें खोली तो देखा कि आगे एक मिडिल एजेड औरत सड़क पर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा था कि आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद उस औरत को लग जाता।
आहान ने परेशान होकर शनाया से सवाल किया, शनाया क्या आप ठीक है? शनाया बहुत घबराई हुई थी मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई हुई है? अपने सामने के इस सीन को देखकर आहान थोड़ा सस्पिशियस हो गया। उसने इस सिचुएशन को फिगर आउट करते हुए मन ही मन में कहा, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं है और आसपास कोई कार भी खड़ी नहीं है। ये औरत कहीं बीच में से रास्ते में आई है और कार के रुकने के बाद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रही। इस सब का मतलब, ये हमें फंसाकर हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है। नाइस ट्राई। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता था। आहान ने अपनी कार का इग्निशन शुरू किया और इस तरह कार को एक्सेलरेट करने लगा। आहान ने एक नज़र शनाया की तरफ देखा और अपनी वाइफ से कहा, शनाया अच्छे से बैठिए, अगर कुछ लगे तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। शनाया ने तुरंत हामी तो भर दी लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गई। शनाया ने आंखों में सवाल लेकर आहान की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कह रहे हो? इससे पहले वो अपना सवाल पूरा कर पाती आहान ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल शनाया घबरा गई। शनाया ने घबराकर आहान का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मिडिल एजड औरत भी घबरा गई और इतने तेजी से खड़ी होकर वहां से हट गई कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले इसी कार की वजह से उसे चोट लगी थी। जब वो मिडिल एजड औरत कार के सामने से हटने से बस एक ही कदम दूर थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी पल आहान ने अपनी कार को रोक दिया। आहान एक बहुत ही स्किलफुल ड्राइवर था। शुरुआत से ही उस मिडिल एजड औरत को चोट पहुंचाने का आहान का कोई इरादा नहीं था मगर वो इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि इंजरी होने का बहाना बनाकर वो आहान और शनाया से पैसे ऐंठना, यही उस मिडिल एजड औरत का इरादा था। दूसरी तरफ भले ही उस मिडिल एजड औरत को कोई चोट नहीं लगी थी मगर घबराहट के मारे उस मिडिल एजड औरत के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत उभर आई थी। कार के अंदर बैठी शनाया को जब इस बात का एहसास हुआ कि कार रुक गई थी तो उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही शनाया ने देखा कि सामने कौन खड़ा था वो हैरान रह गई। शनाया शॉक्ड होकर जोर से कहा, सीमा बुआ जी। शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर आहान की आंखें भी शार्प हो गई। आहान और शनाया दोनों ये जानकर एक ही वक्त पर हैरान और परेशान दोनों थे। आहान ने सीमा बुआ जी की हिस्ट्री को याद करते हुए मन ही मन में कहा, सीमा बुआ जी को मैंने आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। तब वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आई थी और उसकी शादी के लिए मॉम से 10 लाख रुपए मांग रही थी। मॉम ने जब उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने बहुत तमाशा किया, हल्ला मचाया और वहां से चली गई। यहाँ तक के जाते हुए वो शनाया का पर्स और कुछ गहने भी चुरा कर गई थी। उस दिन के बाद मैं उन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी क्योंकि उनकी उस हरकत की वजह से शनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, शनाया के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और एटम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने भी देखा कि ड्राइवर्स सीट पर गिल परिवार का निकम्मा घर जमाए आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। एक ही पल के अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान के साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनके तरफ एक गुस्सैल नज़र से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी। बेशर्म, निकम्मे, एक घर जमाई होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? तुम तो कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगे हो। महंगी का हाथ में क्या आ गई, तुम्हारे तो रंग ही बदल गए हैं। अभी तो मैं मर ही गई थी। सीमा बुआ जी ने आहान को खरी खोटी सुनते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मगर शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी और हाँ, वो भी जानबूझकर। क्या तब आपको अपने जान की फिक्र नहीं थी? अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनने के बाद तो सीमा बुआ जी के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से शनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ते के साइड से आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस निकम्मे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई लेकिन मेरी मदद करने के बजाय इस आहान ने का नहीं रोकी बल्कि और तेजी से चलाने लगा।
अगर मैंने अपना दिमाग ना चलाया होता और वहां से ना हटी होती तो आज तो मैं भगवान की प्यारी ही हो जाती और तुम मुझे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सीमा बुआ जी ने अपनी ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रख कर वो ऐसी लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से ही आई थी। आहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआ जी बातें सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमे आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था लेकिन फिर भी सीमा बुआ जी ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज्यादा से सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूं कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर शेखर भैया और यामिनी भाभी को तुम्हारे ऐसे बर्ताव का मैंने बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल देंगे। जब शनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। शनाया अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत होने का इशारा कर दिया। तभी आहान शनाया और का के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने खड़ी आवाज सुनी, माँ क्या आप ठीक है? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? सभी की नजर सामने से का की तरफ आ रहे एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारा दिन जिम में ही गुजारता था। उस बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले लड़के को देखते ही सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, रतन मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह बना ली थी। रतन सीमा बुआ जी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी ना ये कुछ कमाता था और ना ही इसके पास कोई जॉब थी। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ मिलकर किसी ना किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता था और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन में हाथ में एक लोहे के रॉड था। अपने दूसरे हाथ पर उस रॉड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपने माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या ये कमीना आपको परेशान कर रहा है माँ? अगले ही पल रतन का ध्यान आहान की तरफ गया और उसने सवालिया नजरों से कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का निकम्मा घर जमाई है? इस वक्त रतन में हाथ में एक लोहे के रॉड था। अपने दूसरे हाथ पर उस रॉड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपने माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या ये कमीना आपको परेशान कर रहा है माँ? अगले ही पल रतन का ध्यान आहान की तरफ गया और उसने सवालिया नजरों से कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का निकम्मा घर जमाई है? अपने बेटे के इस सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने रोने का दिखावा करते हुए कहा, हाँ रतन ये वही निकम्मा है। पता है तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने मुझे पर अपनी कार चढ़ा दी थी और फिर जब मैंने इससे हिसाब मांगना चाहा तो कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हो गया कि तुम आ गए वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। सीमा बुआ जी अपनी बात इतने दर्द से कह रही थी कि जैसे उन पर कोई बहुत बड़ी जागती हुई थी। अपने बेटे के इस सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने रोने का दिखावा करते हुए कहा, हाँ रतन ये वही निकम्मा है। पता है तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने मुझे पर अपनी कार चढ़ा दी थी और फिर जब मैंने इससे हिसाब मांगना चाहा तो कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हो गया कि तुम आ गए वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। सीमा बुआ जी अपनी बात इतने दर्द से कह रही थी कि जैसे उन पर कोई बहुत बड़ी जागती हुई थी। अगर आहान और शनाया खुद सामने नहीं होते तो इस परफॉर्मेंस को देखकर खुद भी सीमा बुआ जी पर यकीन कर लेते तो रतन तो फिर भी उनका बेटा था। अपनी माँ को किसी के वजह से तकलीफ हुई थी ये जानने के बाद रतन के चेहरे का तो रंग ही काला पड़ गया। उसने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए उससे कहा, तुम्हारे किस हाथ ने मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन शनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन आहान ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और इसमें हमारी नहीं सीमा बुआ जी की ही गलती है। इस पॉइंट पर शनाया बहुत गुस्सा हो गई थी लेकिन रतन को शनाया के गुस्से से क्या डर लग सकता था। उसने शनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करो धोखेबाज लड़की हो तुम। अब आहान को इस मामले में इंटरेस्ट आ गया। उसने रतन से इम्पल्सिव होकर पूछा, तुमने किसे धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है? ये लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपनी बुआ और अपने भाई सा साथ देने की बजाय तुम्हारे जैसे कचरे के डब्बे का साथ देना सही समझा।
हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना है, शनाया ने। ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो ये देखकर हैरान था कि लोग किस खुशफहमी में जी रहे थे कि वो शनाया के रिश्तेदार थे। वो रिश्तेदार जो शनाया के पापा को एक बार हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए थे। लेकिन शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था। शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए, और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई। खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था। शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए, और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई। खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। इस पॉइंट पर शनाया अपनी नई कार से नीचे उतरकर सीमा बुआ जी के सामने आकर खड़ी हो गई। शनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तुम इतनी मुंह फट कैसे हो गई। क्या तुम्हारा ये निकम्मा घर जमाई पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है। शनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। अब शनाया का पेशेंस जवाब दे गया और उसने सीमा बुआ जी से कहा, संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआ जी उसे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन, बेटा जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी तरफ से 2-3 थप्पड़े लगा दो। अपनी माँ की बात मानते हुए रतन शनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन शनाया को थप्पड़ मारने वाला था कि शनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर कोई भी बता सकता था कि किसी ने एक जोर की थप्पड़ मारी थी। मगर शनाया को एहसास हुआ कि ये थप्पड़ उसके मुंह पर तो नहीं पड़ा था। जब उसने क्यूरियोसिटी से अपनी आंखें खोली तो शनाया को एक जानी पहचानी सी ब्रॉड पीठ दिखी। ये पीठ आहान की थी। शनाया आहान का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी, मगर आहान हमेशा की तरह नॉर्मल लग रहा था। ये थप्पड़ आहान को नहीं बल्कि रतन को पड़ा था। शनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदना रहा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। ये देखकर शनाया को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। कुछ देर तक तो रतन कुछ सुन ही नहीं पा रहा। घर सीमा बुआ जी को एक ही वक्त पर आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने बेटे रतन के लिए बुरा भी लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर मन ही मन में कहा, एकदम से इस कचरे के डब्बे में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। सीमा बुआ जी ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। मगर इससे पहले कि आहान या शनाया कुछ कह पाते, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए रॉड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बड़े बड़े कदमों के साथ आहान के तरफ बढ़ गया। शनाया ने जब ये देखा तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन शनाया ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया और आहान का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगी। वो अपने हस्बैंड को चोट पहुंचते हुए नहीं देखना चाहती थी। पीछे हटने की बजाय आहान ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए थे। रतन ने बहुत जोर से उस लोहे के रॉड से आहान के सर की तरफ अटैक किया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी आहान ने एक ही हाथ से उस लोहे के रॉड को पकड़ लिया। ये देखकर रतन ने अपना दूसरा हाथ भी ऊपर उठाया और लोहे के रॉड को प्रेशर से आहान पर हावी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो ना खुद हिल पा रहा था और ना ही उस लोहे के रॉड को हिला पा रहा था। आहान एक स्लिम लड़का था, मगर असल में आहान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही 15 से 20 लोगों को मार गिरा सकता था। दूसरी तरफ रतन अपना जोर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिर में तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और सारी नसें नजर आने लगी। उसी पल आहान के चेहरे पर एक बेरहम सी मुस्कान थी। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के रॉड को छीन लिया। वो लोहे का रॉड आहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया।
आहान को इसी मौके की तलाश थी। आहान ने उसका हाथ मोड़कर हल्के से जोर से रतन को जमीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह है आहान के कंट्रोल में था। शनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीक्वेंस देख रही थी। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान के पास ये सारी ट्रिक्स कहाँ से आ गई? क्या उसे इतने अच्छे से मारपीट करना भी आता है? पिछले 3 साल से मैं आहान को एक ऑर्डिनरी लड़का समझ रही थी। भले ही वो बहुत कमजोर नहीं था मगर आहान बहुत स्ट्रांग भी नहीं लगता। क्या इतने समय से आहान अपने इस स्किल को मुझसे छिपा रहा था? दूसरी तरफ जमीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियां एक एक करके अपने आप टूट रही थी। तभी सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लगी। कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमारी जान बचाओ। ये बेरहम इंसान हम पर जुल्म कर रहा है, क्या कोई है? हमारी मदद करो। अब जबकि सीमा बुआ जी का बेटा आहान की बराबरी नहीं कर पा रहा था तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए सीमा बुआ जी ने बेचारी बनने का नाटक शुरू कर दिया। वैसे भी बीच सड़क पर तो बहुत से लोग होते हैं और इंडिया में लोगों को अगर अच्छा खासा तमाशा देखने मिल रहा था तो वो ये बिना टिकट का शो बिल्कुल भी मिस नहीं करते, भले ही उनका कोई जरूरी काम क्यों ना हो। सीमा बुआ जी की आंखों में इस वक्त के अजीब सी झलक थी जो शनाया और आहान को आंखों ही आंखों में चुनौती दे रही थी। शनाया ने जब सीमा बुआ जी की ऐसी नज़र को देखा वो बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन ऐसे हालत में शनाया के पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। तभी आहान ने सीमा बुआ जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही है कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपये उधार दिए थे? आहान ने अपनी ये बात बहुत ही प्लेन अंदाज में कही थी। मगर सीमा बुआ जी ने अपना नाटक जारी रखा और कहा, हाँ, तुमने 2 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, इसी वजह से तो मैंने अपने बैंक से 50,000 रुपये निकाल कर तुम्हें दिए थे। तब तुम मुझसे ये कहकर गए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दोगे और आज 2 साल होने के बाद मेरे हाथ लगे हो, वो भी अचानक। अगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना होता तो तुम फिर से मुझसे और मेरे बेटे से पीछा छुड़ाकर भाग जाते। सीमा बुआ जी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ये अजीब सा झूठ सुनने के बाद भी आहान खामोश रहा। उसने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से कहा, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइंस या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। ये भी एक अच्छा बचाव था मगर आहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआ जी दंग रह गई। आहान ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूँ, क्या कोई सबूत है? आहान ये सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता था? शनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई। लेकिन सीमा बुआ जी आखिर तक इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच कहा है। मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है और कुछ लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी का नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। सीमा बुआ जी की बात पर भीड़ में से कुछ लोगों ने हामी भी भर दी। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा, किसी आदमी ने कहा। तो दूसरे किसी आदमी ने कहा, मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला ही लेना चाहिए ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। शनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर शनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट से ही बात कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। लेकिन तभी आहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी फल लिखवानी है। हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी फल लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ही गलती होने के बावजूद ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता था। किसी ने आहान की इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, ये लड़का क्या कह रहा है? कहीं ये अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने तो नहीं भेजने वाला?
उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक औरत ने अपनी राय देते हुए कहा, आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की कही बात सुनने के बाद सभी को सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। उन्होंने आहान की कही हुई बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, कोई तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भले ही ये सब सोचते हुए सीमा बुआ जी थोड़ी इनसिक्योर हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बेचारी बनने का नाटक जारी रखा। भीड़ में तरह तरह के अंदाजे लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक आदमी ने आहान के पास आते हुए उससे कहा, सुनो लड़के, अपनी बात साफ साफ कहो। ये चोरी करके सीना जोरी करना सही नहीं है। तुम भी फल लिखवाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? अब जबकि उस आदमी ने आहान से ये सवाल कर ही लिया था तो भीड़ में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी जानना चाहते थे कि असल बात क्या थी। आहान ने बहुत ही काम अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की। मैं अपनी बात एक ही बार कहूंगा। ये मैडम जो इस बात का दावा कर रही है कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही है, और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। का रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजर से देख रहा था। आहान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बेगुनाह हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, और ये मैडम मुझे और मेरे बीवी को बिना वजह परेशान कर रही है। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया है, मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है, इसलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर सभी लोगों को अपने जजमेंट पर शर्म आने लगी। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस मिडिल एजेड औरत ने थोड़ी सी नौटंकी करके उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया था। अब तो सीमा बुआ जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस ब्लैंक हो गए थे। आहान ने फिर सीमा बुआ जी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया, है ना? आहान एक आखिरी बार सीमा बुआ जी से इस बात को कंफर्म करना चाहता था, लेकिन अब सीमा बुआ जी बोलती हूँ बंद हो गई थी। उन्होंने आहान से नजरें चुराते हुए कहा, मैं। आहान ने सीमा बुआ जी से कहा, अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं। वो ही पता कर लेंगे कि कौन किस से पैसे चुराकर भाग गया था। आहान की बात के पीछे का असली मतलब उसके शनाया के और सीमा बुआ जी के अलावा कोई और नहीं जानता था। सीमा बुआ जी को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, वो क्या है ना, अभी मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं अभी निकलती हूँ। ये कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई और उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन, जल्दी खड़े हो जाओ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये सारे लोग भी हमारी पिटाई ना लगा दे। एक बार की ये जिल्लत तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन अगर मामला पुलिस तक पहुंच गया तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो, सीमा बुआ जी से फुसफुसाते हुए अपने बेटे से कहा। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे। सारे लोग भी अब अपनी नजरें झुकाकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। उसने सबको जाते हुए देखकर एक छुटकारे की सांस ली और पीछे मुड़ा। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपनी एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ का की तरफ ले गया। शनाया को कार में बिठाने के बाद आहान भी ड्राइवर्स सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही आहान कुछ दूर तक ड्राइव करके आगे चला गया, शनाया ने उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? शनाया के सवाल को सुनकर आहान ने बहुत ही क्यूट फेस बना दिया और अपनी क्यूरियस वाइफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। क्या बिना किसी सबूत के आहान ने ऐसे अपनी बातों से सीमा बुआ जी के छक्के छुड़ा दिए थे? इतना ही नहीं, लोगों ने भी बिना कोई सबूत देखे आहान पर यकीन कर लिया था। क्या आहान पहले से ही इतना चार्मिंग और स्मार्ट था? शनाया पिछले कुछ दिनों से आहान के अलग अलग कलर शेड्स देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता?
जब शनाया मन ही मन में आहान की तारीफों के पुल बांध रही थी, आहान ने उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया। उसे शनाया से फ्लर्टी अंदाज में सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या आप ये सोच रही है कि आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? इस सवाल को सुनते ही शनाया दंग रही गई। क्या अब आहान शनाया के दिल में चल रही बातें भी सुन सकता था? शनाया ने अपना मुंह बना लिया और आहान से बोली, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ। शनाया ने तो अपनी बात ऐसे ही कह दी थी, मगर जब उसने इस बात पर आहान का जवाब सुना, वो बेचारी शर्म के मारे लाल गुलाबी हो गई। आहान ने कहा, आप उस बारे में परेशान मत होइए। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूँ। क्या आहान शनाया के साथ फ्लर्ट कर रहा था या सच बता रहा था? इस बात को सोचकर शनाया कंफ्यूज हो गई। मगर एक बात पक्की थी, इस बात को सुनने के बाद शनाया को बहुत अलग तरह की खुशी हो रही थी। का के पास खड़ी शनाया देख रही थी कि आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस खेल रहा था। ये देखकर शनाया खुश हो गई। उसने अपने सामने के इस नज़ारे को देखकर मन ही मन में कहा, आहान एक अगल ही लेवल का क्यूट लड़का है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे भी इसकी छोटी सी दुनिया जाननी है। काश मैं भी उन सब लोगों से दोस्ती कर पाऊं और उनके साथ मिलकर आहान के साथ मजे करूं। शनाया ने अपने आप से ही कहा। सब्जी वाले से ही नहीं, वहां खरीदारी करने के लिए आने वाली भाभीियों से भी आहान की अच्छी दोस्ती थी। आहान की नई कार को देखकर वहां आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान, तुमने तो नई कार खरीद ली है, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? ये सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने कहा, भाभी, मैं मिठाई तो नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। ये बात सुनकर वो भाभी खुश हो गई। उन्होंने सब्जी वाले भैया से कहा, देखिए भैया, आहान ने खुद कहा है, तो आज के नींबू और धनिया का हिसाब आहान को ही दे देना। तभी उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे ही कॉल उठा किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? सीमा बुआ जी को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे पूछा, माँ, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों हंस रही है? रतन अपने माँ के इस बर्ताव को समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद सीमा बुआ जी शांत हो गई। उन्होंने कहा, रतन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाने पर गए थे? इस सवाल को सुनते ही रतन ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ माँ, उस दिन के खाने को मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या कमाल का खाना था। आज भी जब याद करता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। सीमा बुआ जी ने जब ये जवाब सुना तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने आगे कहा, खाना मत याद करो रतन, उस दिन यामिनी भाभी ने उस निकम्मे घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगा कर कहीं और जाने के कहा और आहान भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर वहां से चला गया। खाने के बाद जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गई तो वो आहान अकेला बैठा खाना कहाँ रहा था। उसी दिन से एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा है वो आहान गिल परिवार में सर उठाकर नहीं जी सकता, और मैं इसी बात का फायदा उठाकर अपने बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। रतन को अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यही सोचकर खुश था कि आज वो फिर से कमाल का खाना खाने अपने शेखर मामा के घर जाने वाला था। मिसेस यामिनी गिल के घर जाते हुए सीमा बुआ जी ने रतन से कहा, रतन, एक बात याद रखो, अपनी यामिनी मामी से बहुत अच्छे से उस आहान की शिकायत करना। एक वही है जो इस निकम्मे और घमंडी आहान को उसकी असली औकात दिखा सकती है। रतन ने इस बात पर हामी भर दी। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के घर के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने दूर बेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सामने उनकी ननंद अपने बेटे के साथ खड़ी थी। 2 साल में पहली बार मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी को देखा था। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता थी, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटी तक नहीं की थी, और सीमा बुआ जी भी उन सब में से ही एक थी। मगर सीमा बुआ जी को किसी से क्या फर्क पड़ रहा था? जब तक बात उनके मतलब की और पैसे की थी, वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। मिसेस यामिनी गिल के सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपने हमेशा के एरोगेंट अंदाज में उनसे कहा, क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती?
अपनी बात कहने में बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधे घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। अगले ही पल सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखकर उनसे कहा, भाभी आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशरम को बाहर आने के लिए कहिए। मिसेस यामिनी गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही है? सीमा बुआ जी ने ये सवाल सुना तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने अपनी भाभी से नाराज हो लगते हुए कहा, भाभी आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही है? एक बार उस आहान को बाहर बुला दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस यामिनी गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी ये ननंद तमाशा खड़ा करने के में एक्सपर्ट थी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपनी ननंद से कहा, वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा। शनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे आहान को देख रही थी, मगर अपनी मॉम की ऐसी आवाज सुनकर वो परेशान हो गई। शनाया ने कहा, क्या हुआ है मॉम? आहान मेरे साथ ही है। आहान को दूर से ही देखते हुए शनाया का मूड भी खुशनुमा हो गया था। मगर शनाया के मॉम के साथ ऐसा सीन नहीं था। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को नजरअंदाज करते हुए कहा, शनाया बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इंपल्सिव होते हुए देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। आहान ने कंफ्यूजन में शनाया से कहा, कौन है? शनाया ने जवाब में कहा, मॉम परेशान लग रही है। आहान ने शनाया की बात पर हामी भरी और फोन को अपने कानों से लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? आहान समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ हुई थी। आहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, मॉम वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? आहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पिट लिया और आहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है, अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दी। शनाया आहान के तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। जैसे ही आहान ने कॉल रख दिया, शनाया ने उससे कहा, क्या हुआ है आहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? आहान ने शनाया से जवाब में कहा, प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआ जी और रतन घर पर आए हुए हैं। उन दोनों का नाम सुनकर शनाया के माथे पर शिकन आ गई। शनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाए। पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता। आहान ने जब अपनी वाइफ को वरीड होते हुए देखा तो वो शनाया के बाल सहलाने लगा। उसने फिर शनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआ जी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए थे और इस तरह फल खा रहे थे मानो अपने खुद के घर में बैठे हुए हो। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे तो उनकी जान में जान आई। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआ जी से कहा, अब बताइए सीमा दीदी, आहान ने आपको कैसे परेशान किया है? सीमा बुआ जी और रतन ने पलटकर आहान और शनाया की तरफ देखा। शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आपको सीमा बुआ जी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठी है, एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। सीमा बुआ जी खुद हमारी का के सामने आई थी। गलती इनकी ही थी और बजाय इसके कि सीमा बुआ जी अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा करना शुरू कर दिया। शनाया इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। कुछ देर पहले शनाया ने अपनी आंखों से देखा था कि सीमा बुआ जी कितनी चालाक थी। इसलिए शनाया इस बात की कोशिश कर रही थी कि बात बिगड़ने से पहले ही वो आहान की बेगुनाही साबित कर दे। मिसेस यामिनी गिल कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। शनाया ने अपनी बात को इतनी जल्दबाजी में कहा था कि मिसेस यामिनी गिल का कंफ्यूजन सॉल्व होने के बजाय बढ़ गया। दूसरी तरफ जब आहान ने देखा कि उसे बचाने के लिए शनाया इतनी पैनिक कर रही थी तो उसके दिल में नरमी छा गई।
आहान ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन शनाया उसके लिए अपनी मॉम के सामने भी इतना बोलेगी। जब सीमा बुआ जी ने देखा कि उनकी भतीजी ही उनके खिलाफ बोल रही थी तो वो पहले से ज्यादा नाराज लगने लगी। सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती थी क्या? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए मैं गिर गई, लेकिन ये निकम्मा घर जमाए आहान ने जानबूझकर मुझ पर अपनी का चढ़ाने की कोशिश की। सीमा बुआ जी ने इस तरह कहा मानो इस दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती तो उन पर ही हुई थी। बाकी सब तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन सीमा बुआ जी को आहान से इस एक्सीडेंट के बदले में कुछ पैसे तो लेने ही थे, वरना वो खुद यहाँ आने के बारे में कभी भी नहीं सोचती। मिसेस यामिनी गिल ने जब अपनी ननंद करे कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गई। उन्होंने हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या आहान ने आप पर का चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआ जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी ये क्या कह रही है? आहान के पास कौन सी का है? वो तो अपनी फटीचर सस्ती बाइक चलाता है, और आहान इतना बेवकूफ नहीं है किसी की भी जान लेने की कोशिश करेगा। है भगवान, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब मिसेस यामिनी गिल इसी बारे में सोच रही थी, सीमा बुआ जी ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी? क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये निकम्मा घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही उसे कुछ ज्यादा पैसे दे रखे हैं, तभी तो 25 लाख की ऑडी में घूम रहा है। वैसे कोई किसी भी कार में घूमे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भला किसी से क्यों जलने लगी। मगर आपके नासमझ और घमंडी दामाद आहान ने अपनी उस महंगी ऑडी कार से मेरी जान लेने की कोशिश की है, और मैं ये चुपचाप रहकर नहीं सहूंगी। सीमा बुआ जी ये क्या कह रही थी? मिसेस यामिनी गिल ने आहान को पैसे ही कब दिए थे? आहान खुद ही अपनी सारी सैलरी उन्हें देता था, और 25 लाख की ऑडी कहाँ से आ गई थी? आहान ने इतने पैसे जिंदगी में कभी भी नहीं थे, तो वो ऑडी जैसी का कैसे खरीद सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। चाहे जो भी हो जाए, मिसेस यामिनी गिल इस मामले को सही से जानना चाहती थी। मिसेस यामिनी गिल ने एक गहरी सांस लेके अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की। फिर उन्होंने ढीठ अंदाज से आहान को घूर रही सीमा बुआ जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी क्या आपने सच में आहान को ऑडी की कार से बाहर आते हुए देखा? मतलब पक्का आपको कोई गलत फहमी नहीं हुई है? अपनी यामिनी भाभी के इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी दंग रह गई। उन्होंने ही मिसेस यामिनी गिल से उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या आपको भी इस बारे में नहीं पता था भाभी? अब शनाया नर्वस होने लगी। उसने कल विक्की भाई ने जो पैसे भेजे थे उस सब के बारे में मिसेस यामिनी गिल से कुछ भी नहीं कहा था। शनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मॉम को का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान के लिए का नहीं खरीदने देती, इसी वजह से मैं का वाली बात को कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।